प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला किया है। जैसा हम बता भी रहे हैं, पूर्व UIDAI नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी करके इसकी जानकारी दी उन्होंने। पीएम ने कहा, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने कहा, जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेल में सड़ रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पर यह मैसेज, जिसमें सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने शेयर की। आइए, जिस हाई पावर टास्क फोर्स टीम का जिक्र बार बार हो रहा है उसमें कौन कौन है ये आपको विस्तार से बता देते हैं। इस टीम के सदस्यों पर जरा नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और पहला चेहरा है नंदन नीलेकणी का, जिनके नेतृत्व में इस हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, सह संस्थापक हैं इन्फोसिस के और UIDAI के पूर्व चेयरमैन भी हैं। इनके नेतृत्व में ही आधार का पूरा काम देश में हुआ था। दूसरा नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ का, पूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस हाई पावर टास्क फोर्स टीम। जी हां, तपन डेका जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं IB के, वो भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसके अलावा V कामकोटी IIT मद्रास के मौजूदा डायरेक्टर हैं, मौजूदा निदेशक हैं, इनको भी शामिल किया गया है। अनीता करवाल जो कि पूर्व सचिव है शिक्षा मंत्रालय की, उन्हें भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं, ये भी इस टीम का हिस्सा है। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि पेपर कहां से कैसे जाएगा, कितनी सुरक्षा होगी, कैसे पहुंचाया जाएगा ताकि लीकेज के चांसेस ना रहें। तो हर एक सदस्य जो है उसकी अपनी अपनी बड़ी भूमिका यहां पर नजर आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बहुत सोच समझकर इन नामों का फैसला किया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि ये जितने भी सदस्य शामिल किए गए हैं सबकी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, सब अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। उम्मीद की जाए कि बड़े पैमाने पर आमूलचूल बदलाव होंगे पूरे परीक्षा के प्रोसेस में। बिल्कुल, जो परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये पूरी एक कमेटी टास्क फोर्स बनाया गया है। बेसिकली कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको लीक प्रूफ बनाया जाए, ये टास्क फोर्स उसमें सुझाव देगा। और इस टास्क फोर्स के जो नामों का चयन करने में आप देखिए कैसे स्पेस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, एजुकेशनल, सुरक्षा, सभी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें उनको इसमें जगह दी गई है। मकसद यही है कि अब जो भविष्य में जो परीक्षाएँ होंगी उसको लेकर ये टास्क फोर्स ऐसे सुझाव दे जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। लॉजिस्टिक का सुझाव दे कि कैसे उसको पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाए एक जगह दूसरी जगह। IB के पूर्व डायरेक्टर को इसमें रखा गया, यानी कि वो बताएंगे कि सुरक्षा एजेंसियों को क्या इन्वॉल्व करना है, पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करना है, एकेडमिक और साथ ही साथ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि ये टास्क फोर्स ऐसे सुझाव देगा ताकि भविष्य में परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और बेहतर से बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके कैसे परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, भविष्य में जो परीक्षाएं देंगे तो उनको दोबारा री एग्जाम के दर्द से या उसकी परेशानी से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ
कैसे जो हमारे सिस्टम में जो अभी मौजूदा जो पेपर कराने का जो सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ लूप होल है, कहाँ कहाँ किसके मिसयूज करके जो ये गिरोह हैं वो पेपर को लीक करते हैं, वो तमाम सुझाव तमाम बातें ये टास्क फोर्स बनाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि टास्क फोर्स जो है इसने काम शुरू कर दिया है। आज बताया जा रहा है कि इस टास्क फोर्स की आज पहली ऑनलाइन बैठक है, तो आप देख सकते हैं किस तेजी बिल्कुल से बड़ी जिम्मेदारी है टास्क फोर्स के सामने। और जैसा कि आप है। बता रहे हैं कि लगभग काम भी शुरू कर दिया इस टास्क फोर्स ने, कई सारे सुझाव देने हैं अरविंद सर। लेकिन एक सवाल होता है, एक तो है कानून, ये एक पक्ष है कि आपने सख्त कानून बनाया, सजा के सख्त प्रावधान दिए, और दूसरा होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। परीक्षाएं जो हैं, एक तो एनटीए को लेकर पहले ही सवाल थे, एनटीए जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है सेंट्रल लेवल पे, राज्यों के अंदर भी कई परीक्षाएं हुई जिनमें लीक की खबरें आई, पंजाब का मुद्दा उठाया गया, कई बार दूसरे राज्यों का भी मुद्दा उठाया गया, बिहार यूपी को लेकर भी कई सारी बातें आती। ये समन्वय कैसे होगा इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर, इस बिल का क्या असर पड़ेगा, आप इसे कैसे देखते हैं? जमीन पर उतारना इसे कितना आसान या कितना कठिन होगा आपकी दृष्टि में? इसके टास्क फोर्स से तो उम्मीद बनती है, काफ़ी अच्छे लोग आए हैं और उसमें कोई ये चिंता नहीं की गई है कि कौन पार्टी वाला है। लेकिन कानून सख्त बनाने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। असल में पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस किस्म से एडहॉकिज्म में और अपने लोग भरने में लगा हुआ है अभी, कि कहाँ वीसी कौन होगा, कहाँ लेक्चरर की नियुक्ति से लेके ऊपर तक, उसमें आप निष्पक्ष ढंग से परीक्षा होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि शासन करना और पॉलिटिक्स करना इन दोनों में फ़र्क है। पॉलिटिकल लाभ अगर शिक्षा से लेने की कोशिश शुरू हो जाएगी तो उसमें दिक्कत होगी। पूरा एनटीए, अब आपको दिख रहा है कि एनटीए में दोष था और एनटीए के इतने सारे लोगों को आपने निकाला है, लेकिन एनटीए की वजह से भी गड़बड़ हो रही है। एक दिन के लिए शिक्षक आता है वहाँ ड्यूटी करने, एक दिन के लिए सेंटर बनता है, एक क्वेश्चन सेंटर का पैसा आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। तो जहाँ करोड़ों रुपए बाजार में लूट में लीक में आ रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन सेंटर को इज्जत दें, पैसा दें। ये जब तक सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आएगा तब तक मेरे ख्याल से ये सब बनावटी चीज़ें हैं, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इन सब चीज़ों का रोल रहेगा। तो पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करनी चाहिए कि इतना सेंट्रलाइज परीक्षा हो ना हो। दूसरा यही कि क्या शासन के या पॉलिटिक्स का हिस्सा एजुकेशन को रहना चाहिए, नहीं। पूरा संघ परिवार लगाओ, आप मंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए तो पूरा संघ इसमें लगा हुआ है कि सारे एजुकेशन में यहाँ से वहाँ हमारे आपके लोग भर जाएंगे, वो अच्छी बात है, उनको रोजगार मिले, वो एक अलग समस्या है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि क्वेश्चन लीक नहीं होंगे, पढ़ाई का स्टैंडर्ड दुनिया भर में आपका झंडा गड़ जाएगा। असल में इन दोनों को फर्क करना होगा कि शिक्षा अलग चलनी चाहिए, पॉलिटिक्स और शासन अलग चलनी चाहिए, और उसमें विद्वानों का, निष्ठा वाले लोगों का वो चुनाव एक लंबे प्रोसेस में होता है, वो एक दिन में नहीं होता है कि कौन आदमी सवाल अच्छा बनाता है, कौन कहीं उसकी चर्चा नहीं करता है। और सर ये सारी बहस सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर है, परीक्षाएं तो बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर इंटरनल एग्जाम से लेकर। अरविंद सर, सुना नहीं मैंने। ये सारी बहस तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ही है ना, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। नहीं, असल में प्रतियोगी परीक्षा भर का मामला आप इसको मत मानिए। मैं यही कह रहा हूं कि पूरा एजुकेशन अगर आप इस नज़रिए से चलाएंगे कि वो आपकी पॉलिटिक्स में काम आएगा तो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होगा। आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग को ये सोच के तो नहीं चलाते कि वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से चलती है कि जो बढ़िया स्टील बनाए। नहीं सर, तो फिर ये तो बहस फिर देश में पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यापक सुधार की ओर मुझे लग रहा है जाती हुई नजर आ रही है। फिर तो बहुत सारे मुद्दे हैं हर्षवर्धन जी, आप भी इसका जिक्र कई बार करते भी हैं कि आज की डेट में जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो इतनी महंगी हो गई है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पढ़ने के लिए, उसमें बैठने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो इतनी महंगी हो गई है, उसके बाद जो फीस देनी पड़ती है वो इतनी महंगी है। तो फिर तो एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में। नहीं, मुझे लगता है ये करना ही पड़ेगा, और दुर्भाग्य है कि इस देश में इस तरह से चर्चा पहले नहीं होती रही। जैसे उदाहरण के लिए, एक जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान चला था, थोड़ा मैं संदर्भ के साथ देता हूं तो थोड़ा लोगों को समझ में आएगा। तो किसी को कल्पना नहीं थी कि फिर हायर एजुकेशन के लिए इतने लोग अचानक तैयार हो जाएंगे। आप इसको, चूंकि शिक्षा पर क्या है, बड़ी हल्की बहस होती है, क्योंकि सीधे राजनीतिक कर देना है, कहीं किसी के ऊपर निशाना लगा देना है। शिक्षा की बहस ऐसी नहीं है, ये हल्की इतनी बहस नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक दुराग्रह से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
सर्व शिक्षा अभियान ने इस देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया। अटल जी के कार्यकाल में हुआ कमाल का, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अब सारे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। हमारी सरकारों ने, जो यूपीए के समय में शुरू हुआ, जो उसके बाद मोदी सरकार ने उसको और एक्सटेंड, हम मास एजुकेशन अवेलेबिलिटी की तरफ गए, लेकिन उसमें क्वालिटी और क्लास मिस हो गया, क्योंकि हर जगह हर बच्चे को बीटेक पढ़ना है, हर बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ने हैं, हर बच्चे को एमए करना है, हर बच्चे को पीएचडी करना है, तो हर जगह वो अवेलेबल हो गया। आज अवेलेबिलिटी है, ये पहला स्टेप था। अब इस स्टेप को छांटना पड़ेगा, आपको क्वालिटी और मास नहीं सर, लेकिन की तरफ क्रिएट करना। सर इसमें एक काउंटर ये भी है कि अगर सब इतना ही अवेलेबल हो रहा था तो ये कोचिंग इंडस्ट्री इतना फल फूल कैसे रहा है? बच्चों को, छात्रों को स्कूल कॉलेज से इतर अलग पैसा खर्च करके परीक्षाओं की तैयारी क्यों करनी पड़ रही है? ये भी बहस में कई बार आता है।